हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लासिफिकेशन ही थर्ड तरीके का। हमने दो क्लासिफिकेशन हमारे कवर कर लिए हैं। पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, कौन सा बताइए, कि वहां पर हाइड्रोलाइसिस पर कितनी मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती है। जहां हमने पढ़ा एक होता है हमारा मोनोसैकेराइड्स, एक होता है हमारा ओलिगोसैकेराइड्स और एक होता है हमारा पॉलीसैकेराइड्स। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन देखा हमने शुगर के बेसिस पे। एक हमने पढ़े शुगर कार्बोहाइड्रेट्स और एक हमने पढ़े नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। यहां तक हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे नए क्लासिफिकेशन के ऊपर, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कौन से मेरे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं और कौन से मेरे नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होंगे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स? ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोला मैंने? देखिए, मैंने ये बोला है जो कार्बोहाइड्रेट्स मेरे टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे, उनका रिडक्शन कर देंगे। तो वो मेरे कैसे कहलाएंगे? वो मेरे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे। इसको समझने के लिए आपको एक एनिमेशन से दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं, आपको एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड दिखाई दे रहा है जिसके अंदर 4 टेस्ट ट्यूब रखी हुई है। कितनी टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही है? 4 टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही है आपको। उन 4 के अंदर क्या क्या रखा हुआ है? देखिए, एक के अंदर रखा हुआ है मेरा ग्लूकोज, एक में रखा हुआ है फ्रक्टोज और एक में रखा हुआ है मेरा सुक्रोज रखा हुआ है। बात क्लियर है? और एक और जो ट्यूब बची है मेरी, उसके अंदर क्या है बताइए? उसके अंदर मैं बात करता हूं, मान लीजिए माल्टोज है। तो मेरे क्या क्या हुए? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। ये 4 मेरे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर रखे। टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन मेरे इन 4 चीजों का है। बात क्लियर है? अब मैं बताता हूं आपको कि रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने उठाई एक ग्लूकोज वाली टेस्ट ट्यूब उठाई, जिसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। वो क्या है? वो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। बात क्लियर है? अब उस सॉल्यूशन के अंदर मैंने फेलिंग सॉल्यूशन लिया। ये जो आप बॉटल देख पा रहे हो वो क्या है? एक फेलिंग सॉल्यूशन है। उस फेलिंग सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप मैंने किसके अंदर डाली? वो जो टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर ग्लूकोज भरा हुआ था, उसके अंदर मैंने 2-3 ड्रॉप डाली। और जैसे ही वो ड्रॉप डाली मैंने, तो वो कलर कैसा हो गया? ब्लू कलर का हो गया। कैसे कलर का? ब्लू कलर सॉल्यूशन हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरा फेलिंग सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का होता है, तो वो ब्लू कलर का मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब जब उसको मैं क्या करूंगा? हीट करूंगा। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर वो आपको क्या हो रहा है? हीट होता हुआ दिख रहा है। और जैसे ही आपको हीट होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अब वो ब्लू कलर रेड कलर में चेंज हो गया है। किसमें? रेड कलर में चेंज हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ग्लूकोज ने, वापस सुनिए, इसका मतलब ग्लूकोज ने फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया है। अगर रिड्यूस नहीं करता तो वो कैसा रहता? ब्लू का ब्लू ही रहता। इसका मतलब उसने क्या किया है बताइए? रिड्यूस कर दिया है। तो ग्लूकोज मेरा कौन सा कहलाएगा? रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। बात समझ में आई? इसी तरह मैं नेक्स्ट के ऊपर बढ़ता हूं। देखिए, अब मैंने ली वहां से एक और दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, जिसमें मेरा क्या था? फ्रक्टोज रखा हुआ था, फ्रक्टोज का सॉल्यूशन रखा हुआ था। फिर मैंने वही फेलिंग सॉल्यूशन उठाया और उसकी 2-3 ड्रॉप किसके अंदर डाल दी? उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दी। और जैसे ही मैंने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर वो 2-3 ड्रॉप डाली, तो वही सॉल्यूशन मेरा ब्लू कलर का हो गया। अब जैसे ही वो ब्लू कलर का हुआ, फिर मैंने उसको क्या किया? वापस हीट किया। और जैसे ही मैंने उसको हीट किया तो क्या होगा बताइए? जैसे ही मैंने इसको हल्का सा हीट किया, वो भी मेरा रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसमें? रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या? फ्रक्टोज ने भी मेरे फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया है। बिल्कुल, फ्रक्टोज ने भी रिड्यूस कर दिया है। दैट मींस वो भी रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। इसी तरह मैं नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब की तरफ बढ़ता हूं। देखिए, अब नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब उठाई मैंने, मान लीजिए माल्टोज की। किसकी? माल्टोज की उठाई है मैंने। अब माल्टोज को जब मैंने उसके अंदर फेलिंग सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली, तो वही सॉल्यूशन मेरा ब्लू कलर का हो गया। और जब मैं उसको वापस हीट करने लेके गया, तो हीट करने पे मुझे क्या पता लगा? कि वो भी रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब माल्टोज भी मेरा रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है। अब मैंने बात करी किसकी बताइए? अब मैं उठाने जा रहा हूं मेरा लास्ट टेस्ट ट्यूब जो है मेरी सुक्रोज। अब मैंने उसको उठाई, वही उसके अंदर फेलिंग सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप डाली। जैसे ही ड्रॉप डाली, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। बिल्कुल ब्लू कलर का हो जाएगा। अब उसको हम करेंगे हीट। अब जैसे ही हमने उसको हीट किया, तो क्या देख पा रहे हो आप? अब कलर चेंज नहीं हो रहा है। अब कलर चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? सुक्रोज मेरी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। क्यों? क्योंकि उसने फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं किया है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यही हो गया,
ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलरेंस रिएजेंट, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। अभी हमने सारे एक्सपेरिमेंट फेलिंग सॉल्यूशन से देखे हैं, इसी तरह सेम टॉलरेंस रिएजेंट से भी होते हैं, वो एक ही बात है। तो टॉलरेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन को जो रिड्यूस कर दे वो मेरे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो मेरे टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस ना करे वो मेरे क्या कहलाएंगे बताइए, वो मेरे नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे। बात क्लियर है, समझ में आपको? तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? सबसे पहले रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें हमने पढ़ा जो रिड्यूस करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को। बात क्लियर है? इन दीज कार्बोहाइड्रेट्स एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप विच इज प्रेजेंट एज हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म। देखिए मैंने क्या बोला, जो मेरे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके अंदर मेरे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप के, जैसे ग्लूकोज की मैं बात करूं तो उसके अंदर हम देखेंगे कि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा, और अगर फ्रक्टोज की मैं बात करूं तो उसके अंदर आप क्या देखोगे, एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा। बात क्लियर है? तो सबसे पहले मैं क्या बात करता हूं, मैंने ये बनाई है ग्लूकोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर, और एक ये बनाई मैंने फ्रक्टोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर। बात क्लियर है? दोनों स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं यहां पर। अभी आपको ये नहीं देखना है कि ये स्ट्रक्चर मैंने कैसे ड्रॉ करी, अभी हम इसको पढ़ेंगे तो आप खुद बहुत इजीली इनको ड्रॉ कर पाएंगे। बात क्लियर है? तो देखिए ये मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देख पा रहा हूं, इसमें जो ये वाला कार्बन हमारा लगा हुआ है, इस कार्बन से एक तो OH लगा हुआ है और एक OR लगा हुआ है, या फिर मैं बोल दूं एक दूसरे ऑक्सीजन से पूरा एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक पूरी चेन लगी हुई है। तो ये वाला जो कार्बन आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी क्यों लगाया? क्योंकि मेरा दूसरा OH था। अगर ये भी मेरा OR ही होता, दैट मींस OCH3 OC2H5 कुछ ऐसा होता तो इसको मैं एसिटल बोल देता। यहां पर एक OH है और एक OR लगा हुआ है पूरा, इसलिए मैंने बोला हेमी एसिटल। इसी तरह मैं यहां बात करता हूं फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज में आप क्या देख पा रहे हो, जो मेरा एक ये वाला क्या है कार्बन है, उस कार्बन से क्या लगा हुआ है, एक तो वही OR लगा हुआ है और दूसरा क्या लगा हुआ है बताइए, दूसरा मेरा CH2OH लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये मेरा कीटल कहलाएगा? नहीं, ये मेरा हेमी कीटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेमी कीटल कहलाएगा। बात क्लियर है यहां तक? कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड एज, क्या कहलाएंगे बताइए, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे। ये बात हमने कर ली है। तो ये बात हमारी किसको भी बताइए, ये बात हो चुकी है हमारी कि कौन से रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होंगे और कौन से नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। बात क्लियर है? ये सारा हमने कवर कर लिया है क्लासिफिकेशन। अब मैं एक एक टॉपिक को लेते हुए चलता हूं। जो सबसे पहले हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन एक बार फिर देख लेते हैं, और फिर उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स आते होंगे, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ने जाएंगे, वो सब चीज को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड्स। देखिए क्या होते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट which cannot be hydrolysis into small molecule। क्या ये हमने पहले पढ़ा है? बिल्कुल हमने पहले पढ़ा था कि ऐसे मेरे कार्बोहाइड्रेट जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल के अंदर आगे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकते, स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकते हैं, वो मेरे मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। बात क्लियर है? उसके अंदर हमने देखा था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम मेरे 3 से 7 के बीच में कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 कितने भी कार्बन एटम हो सकते हैं मेरे मोनोसैकेराइड्स के अंदर। बात क्लियर है यहां तक? मोनोसैकेराइड के अंदर मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं एल्डोज की। एल्डोज क्या होते हैं? देखिए मोनोसैकेराइड्स विच कंटेन ए एल्डिहाइडिक ग्रुप। क्या बोला मैंने? ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, वो मेरे एल्डोज कहलाते हैं। सिंस एल्डिहाइड इज मोनोवैलेंट, आप सब जानते हैं कि एल्डिहाइड एक मोनोवैलेंट होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन से डबल बॉन्ड O करके एक ऑक्सीजन लगा हुआ होता है, एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, तो कार्बन की एक ही वैलेंसी फ्री होती है। अब उस वैलेंसी से वो किसी भी चेन से जुड़ेगा तो केवल और केवल टर्मिनल पोजीशन पर ही जुड़ सकता है। तो हमने क्या बोला, aldehyde is monovalent, therefore it is always present at one end of the carbon chain। किसी भी कार्बन चेन के एक एंड के ऊपर ही लगा हुआ होगा मेरा कौन सा, एल्डिहाइड ग्रुप। बात क्लियर है? कहीं भी बीच में नहीं लगा सकते हम उसको। समझ में आया? तो क्या बोला मैंने, कोई भी वन एंड के ऊपर लगेगा या फिर टर्मिनल पोजीशन के ऊपर लगेगा उसको हम बोलेंगे एल्डोज। अब सेकंड में बात करूं, एक होता है कीटोज। तो कीटोज क्या होता है? ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब कीटोन ग्रुप क्या होता है? एक कार्बन जिससे डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन लगा हुआ है और 2 वैलेंसी क्या है, फ्री है। तो
इसका मतलब कीटोन मेरा डाइवेलेंट होता है। बिल्कुल, सिंस कीटोन ग्रुप इज डाइवेलेंट देयरफॉर इट कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर एक्सेप्ट टर्मिनल पॉइंट। तो मेरा कीटोन टर्मिनल पॉइंट पे नहीं आएगा, उसके अलावा कहीं भी चेन के बीच में कहीं भी आ सकता है वो। और अगर मैं जनरली बात करूं तो जनरली इट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू टर्मिनल कार्बन एटम, दैट इज कार्बन नंबर जो सेकंड होगा हमारा, वहीं आपको कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा। बात समझ में यहां तक? सो एल्डोज एंड कीटोज आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। इन सब में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं हम किसको? एल्डोज और कीटोज को। क्या मतलब हुआ इसका? अब तक हमने ये देखा कि एल्डोज क्या होता है और कीटोज क्या होता है। एल्डोज में हमने क्या पढ़ा था बताइए? एल्डोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर कीटोज की बात करूं तो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। एल्डोज के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमेशा और हमेशा वन एंड के ऊपर होगा, या मैं बोल दूं टर्मिनल पोजीशन के ऊपर होगा। कीटोज की मैं बात करूं तो डाइवेलेंट होता है, इसलिए टर्मिनल पोजीशन को छोड़ के बीच में कहीं भी हो सकता है। एक और बात हमने क्या पढ़ी थी कीटोज में कि जनरली वो हमारा C2 पोजीशन पर ही देखने को मिलता है। बात क्लियर है? अभी हमने क्या बात करी कि एल्डोज और कीटोज मेरे अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे ट्राइओज हो सकता है, टेट्रोज हो सकता है, पेंटोज, हेक्सोज, इन सब की हमने बात करी। तो मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज की। किसकी? 5 कार्बन वाला अगर मेरे पास कोई पेंटोज है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और पेंटोज में भी मैं सबसे पहले ले रहा हूं, क्या बताइए? एल्डोपेंटोज। क्या लिया मैंने? सबसे पहले ले लिया है एल्डोपेंटोज। देखिए, monosaccharides of 5 carbon atom containing a aldehyde group are known as aldopentose। क्या बोला मैंने? देखिए, नाम से समझिए, मैंने बोला एल्डोपेंटोज। एल्डो मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप, पेंटोज मतलब 5 कार्बन। पेंट से हम क्या समझते हैं? 5 कार्बन। इसका मतलब ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें 5 कार्बन की चेन होगी और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, वो मेरा क्या कहलाएगा? एल्डोपेंटोज कहलाएगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखिए एग्जांपल क्या हो सकते हैं। देखिए, ये देख पा रहे हैं यहां पे एक एल्डोपेंटोज। क्या है? देखिए, CHO, CHOH, CHOH, CHOH और लास्ट में लगा हुआ है एक CH2OH। दैट मींस 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको। बिल्कुल, एक 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। क्या एक एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दे रहा है? सबसे ऊपर ही देख पा रहे हो आप, एक टर्मिनल पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। दैट मींस क्या ये मेरा, क्या बोला मैं? देखिए, क्या ये मेरा एल्डोपेंटोज कहलाएगा? बिल्कुल, ये मेरा एक एल्डोपेंटोज कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? देखिए, क्यों बोला मैंने? क्योंकि 5 कार्बन है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए इसको हम एल्डोपेंटोज बोलेंगे। बात करें यहां तक। अब मैं बात करता हूं इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ कायरल कार्बन की। देखिए, कायरल कार्बन क्या होते हैं हमने पढ़ रखे हैं, बिल्कुल पढ़ रखा है हमने कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जिसके अंदर किसी एक कार्बन एटम से चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होंगे, तो उसे हम बोलेंगे कायरल कार्बन। तो यहां पर आप क्या देख के बता सकते हैं मुझे कि कितने कायरल कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं जो एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है उसके बारे में। तो क्या वहां पर आपको 4 ग्रुप डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं? 4 ग्रुप डिफरेंट नहीं है, इसका मतलब वो मेरा कायरल कार्बन भी नहीं है। उसके नीचे आइए तो उस कार्बन पर मैं देख पा रहा हूं एक H लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, एक ऊपर वाला ग्रुप, एक नीचे वाला ग्रुप। दैट मींस चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो सेकंड नंबर कार्बन मेरा क्या हो जाएगा? कायरल कार्बन हो जाएगा। इसी तरह थर्ड की मैं बात करूं वो भी मेरा कायरल कार्बन हो जाएगा। इसी तरह फोर्थ की मैं बात करूं वो भी मेरा कायरल कार्बन हो जाएगा। अगर मैं फिफ्थ की बात करता हूं तो क्या फिफ्थ मेरा कायरल कार्बन होगा? नहीं, क्योंकि आप देख पा रहे हो वहां पर एक ही कार्बन के ऊपर 2 H प्रेजेंट है। दैट मींस चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं आ रहे हैं, तो वो मेरा कायरल कार्बन नहीं हो सकता। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने आए? 3 आए। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की कि ये कंपाउंड टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बना सकता है बताइए, तो हमने क्या पढ़ रखा है? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। और n क्या है? n का मतलब नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो देखिए, अगर मैं यहां 2 की पावर n करता हूं दैट मींस 2 की पावर 3 करता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। दैट मींस ये जो कंपाउंड हमने अभी पढ़ा इसके टोटल 8 आइसोमर बनाए जा सकते हैं। कितने आइसोमर? टोटल 8 आइसोमर बनाए जा सकते हैं। किसके? एक एल्डोपेंटोज के। बात क्लियर है? अब मैं एग्जांपल की बात करता हूं कि कौन कौन से मेरे ऐसे हैं जो एल्डोपेंटोज होते हैं जिसमें 5 कार्बन होते हैं और एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। देखिए, जो मेरा अरेबिनोज होता है, कौन सा? अरेबिनोज होता है, वो मेरा एल्डोपेंटोज होता है। राइबोज,
जाइलोज, ये सब क्या है मेरे, ये सब मेरे एल्डोपेंटोज ही हैं। क्या बोला मैंने, एल्डोपेंटोज ही हैं। बात क्लियर है, समझ में आया। अब मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर एक मॉलिक्यूल की, मेरी किसकी, डी राइबोज की। किसकी, एक राइबोज जो हमने पढ़ा अभी एल्डोपेंटोज के अंदर, उसकी मैं बात करने जा रहा हूं। उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, उसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे और उसके अंदर उसकी हार्वर्थ स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इन सभी की बात आज हम यहां पर करने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी ओपन स्ट्रक्चर की। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले 5 कार्बन लगा देने हैं। लगा दिए 5 कार्बन हमने। पहले को क्या बनाओगे, एल्डिहाइड ग्रुप बना दे हुए, ये हमने पहले पे एल्डिहाइड बना दिया है। बात क्लियर है। बाकी नीचे HOH 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 और लास्ट में CH2OH आ चुका है। इसका मतलब ये होता है हमारा क्या, राइबोज। ये हुआ हमारा क्या, ये हमारा राइबोज हो चुका है। बात क्लियर है यहां तक। आगे देखिए, अगर मैं इस राइबोज को क्या करूं, ये हमारी क्या है, ओपन स्ट्रक्चर है, ये है हमारा डी राइबोज। अब ये डी राइबोज क्या होता है, इसको भी हम थोड़े टाइम में ही आगे चल के सीखेंगे कि ये डी राइबोज और एल राइबोज क्या होते हैं। ये सब हमको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, कहीं टेंशन नहीं लेनी है हमें। तो देखिए सबसे पहले मैंने बात करी, ये है हमारा डी राइबोज। बात क्लियर है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस ओपन चेन को क्लोज चेन बनाने जा रहा हूं। देखिए क्या बोला मैंने, ओपन चेन को क्लोज चेन बनाने जा रहा हूं। तो देखिए क्लोज चेन कैसे बनती है, वापस आपने क्या देखा, वही डी राइबोज देख पा रहे हैं। बात क्लियर है। इसमें जो आपको 4th नंबर कार्बन दिखाई दे रहा है, कौन सा कार्बन, देखिए 4th नंबर कार्बन दिखाई दे रहा है, इसका ऑक्सीजन ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। और जैसे ही वहां अटैक करेगा तो क्या होगा, आगे जो डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ही आगे शिफ्ट होंगे तो वहां माइनस चार्ज आएगा। अब वहां माइनस चार्ज पे क्या होगा, इधर वाला जो ऑक्सीजन था उसके पास जो H लगा हुआ था वो वहां जाके लग जाएगा। इसका मतलब ये मैंने क्लोज चेन बना दी है, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना दी है। दैट मींस वो मेरी क्या थी, डी राइबोज की ओपन स्ट्रक्चर थी, और ये मैंने क्या बना दी है, एक क्लोज स्ट्रक्चर बना दी है, या बोल दूं मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दी है। बात क्लियर है, समझ में आया आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाई मैंने, एक मैंने बताई ओपन और एक मैंने बताई क्लोज्ड। अब देखिए, अब मैं इसका हार्वर्थ स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपने एक बनाना सीख लिया तो बाकी सारे आपसे ऑटोमेटिकली बनते चले जाएंगे। तो इस एक को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसका हार्वर्थ स्ट्रक्चर। तो मैं क्या करता हूं, देखिए इसके अंदर आपको एक साइड दिखाई दे रहा है। अगर मैं मेरी तरफ से बात करूं तो मेरे राइट हैंड साइड आप क्या देख पा रहे हो कि जो मैंने अभी क्लोज चेन बनाई है, इसमें मेरे राइट हैंड साइड क्या है, फर्स्ट वाले कार्बन पर OH लगा हुआ है, बाकी सब के अंदर क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है मेरे राइट हैंड साइड। तो अब मेरा फॉर्मूला सुनिए, जो भी आपको राइट हैंड साइड दिखाई दे उसको हार्वर्थ स्ट्रक्चर में हमेशा ऊपर की तरफ लिखना है। कहां लिखना है, ऊपर की तरफ लिखना है। और जो भी आपको मेरे लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रहा है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड आपको जो भी दिखाई दे रहा है, उन सबको आपको नीचे की तरफ लिखना है। तो अब मैं हार्वर्थ स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं और आप मुझे बताइएगा कि कौन सा ग्रुप ऊपर आएगा और कौन सा ग्रुप नीचे की तरफ आएगा। देखिए ये मेरी क्या है, ये मेरी है साइक्लिक स्ट्रक्चर, और ये मैं बनाने जा रहा हूं हार्वर्थ स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले आप मेरे को साइक्लिक स्ट्रक्चर में देख के ये बताओगे कि यहां पर आपको कितने मेंबर्ड रिंग दिखाई दे रही है। मैं काउंट करता हूं, मेरे साथ काउंट कीजिएगा। एक सबसे पहले मेरा वो एल्डिहाइडिक कार्बन, वो वाला, ऊपर से नीचे आते हैं तो 1 2 3 4 तो मेरे कार्बन दिखाई दे रहे हैं, और 5वां मुझे ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है उस रिंग के अंदर। बिल्कुल एक रिंग आप देख पा रहे हो, कौन सी, ऑक्सीजन को मिला के, और 4 कार्बन ये मुझे दिखाई दे रही है। तो हार्वर्थ स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन को ऊपर रख लिया है और 4 कार्बन को लेते हुए एक 5 मेंबर्ड रिंग बना दी है। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे क्या होगा, अब मेरे को H और OH लगाने हैं कि कौन सा H और कौन सा OH कहां लगेगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट कार्बन की। फर्स्ट कार्बन देखिए, फर्स्ट कार्बन के ऊपर आप क्या देख पा रहे हो, OH मेरे राइट में है या मेरे लेफ्ट में है, बताइए बताइए कहां पर है। OH मेरा राइट में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, राइट में प्रेजेंट है। और राइट वाले कहां आते हैं, ऊपर आते हैं। दैट मींस इसमें फर्स्ट कार्बन जो है उसमें मेरा, बताइए उसमें मेरा OH कहां आएगा, उसमें मेरा OH ऊपर की तरफ आ जाएगा। बात क्लियर है। तो पहले कार्बन पे आपने क्या देखा, देखिए पहले कार्बन पे मेरा OH ऊपर की तरफ आ चुका है,
और मैं पहले कार्बन पर ही बात करूं तो H कहां है मेरे, लेफ्ट हैंड साइड है, तो H मेरा अगर लेफ्ट हैंड साइड होगा तो वो नीचे की तरफ लगा देंगे हम H। बात क्लियर है, ये बात हुई फर्स्ट कार्बन की। अब मैं बात करता हूं सेकंड कार्बन की, तो यहां सेकंड कार्बन देखिए, सेकंड कार्बन में H कहां है मेरा, राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड होगा तो कहां आएगा, ऊपर आएगा, तो ये देखिए H ऊपर लगा दिया है। थर्ड कार्बन पे देखिए H कहां है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड तो कहां आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, और दोनों OH मेरे कहां आ जाएंगे बताइए, नीचे की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है। बिल्कुल देख पा रहे हो आप, मेरे लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होंगे तो दोनों OH मेरे नीचे की तरफ आ जाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? तो कितने कार्बन का हिसाब हो गया, 3 कार्बन का हिसाब हो गया। अब एक कार्बन के ऊपर क्या क्या लगे हुआ है, यहां पर देखिए, एक कार्बन के ऊपर एक CH2OH लगा हुआ है और एक H लगा हुआ है। बस यही मेन खेल समझना है हमें, यही क्या समझना है, मेन खेल समझना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखिए देखिए वापस सुनिए क्या बोलता मैंने, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि H आपको किस साइड दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड, और CH2OH आपको नीचे की साइड दिखाई दे रहा है, तो CH2OH को वो क्या समझ लेते हैं, कहां पर आएगा, वो लेफ्ट में आ जाएगा और मेरा H राइट में आ जाएगा। यहां ऐसा नहीं करना है, यहां आपको जो लगे उसका उल्टा कर देना है। दैट मींस यहां मेरा जो हाइड्रोजन है वो कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा और CH2OH ऊपर की तरफ आएगा। दैट मींस हॉवर्ट स्ट्रक्चर में CH2OH ऊपर आएगा और H मेरा नीचे की तरफ आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई कि किस तरह मैंने एक हॉवर्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया है। किससे किया, सबसे पहले ओपन चेन क्लोज चेन बनाई और फिर हॉवर्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्रिएट कर लिया है कि किस तरह हॉवर्ट स्ट्रक्चर बनाई जाती है। बात समझ में है आपको? ये हमें पहला बहुत अच्छे से समझना है, जिससे हम आगे वाले जो भी बात करेंगे ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की या मैनोज की, सुक्रोज की, तो सारे आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। तो ये पहला हमको समझ में आना बहुत जरूरी है। बात क्लियर है? समझ में आया कैसे किया? तो ये बात थी हमारी किसकी बताइए, ये हमने एल्डोपेंटोज के अंदर हमारा पहला मॉलिक्यूल पढ़ा था राइबोज, और उस राइबोज को हमने ओपन स्ट्रक्चर से भी, क्लोज स्ट्रक्चर से भी और उसकी हॉवर्ट स्ट्रक्चर से भी समझ लिया है। तो ये बात हुई हमारी राइबोज की। अब हम बात करते हैं कीटोपेंटोज की। तो कीटोपेंटोज क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, एक कीटो मतलब कीटोन ग्रुप और पेंटोज मतलब कंटेन 5 कार्बन एटम। दैट मींस दोज मोनोसैकेराइड्स which contain carbon atom and a ketone group are known as कीटोपेंटोज। बात क्लियर है यहां तक? अगर मैं कीटोपेंटोज की बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसी होती होगी, तो देखिए ये मैंने बनाई कीटोपेंटोज की स्ट्रक्चर। इसमें क्या देख पा रहे हो आप बताइए, आप यहां पर देख पा रहे हो 5 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। क्या एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल एक कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा एक कीटोपेंटोज का मॉलिक्यूल है। बात क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अब मैं बात करता हूं इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने होंगे। तो कायरल कार्बन क्या होता है बताइए, हमने पढ़ा था कि कायरल कार्बन मतलब कि ऐसे कितने कार्बन है जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट कार्बन की बात करूं CH2OH, तो क्या वो वाला कार्बन मेरा कायरल कार्बन होगा? नहीं, उस कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर मैं सेकंड कार्बन की बात करता हूं तो यहां पर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। दैट मींस ये भी कायरल कार्बन नहीं हो सकता। बट अगर मैं थर्ड कार्बन की बात करता हूं तो एक H लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, एक ऊपर वाला ग्रुप है और एक नीचे वाला ग्रुप लगा हुआ है। दैट मींस ये कायरल कार्बन है। इसी तरह इसके नीचे वाला कार्बन में बात करूं फोर्थ कार्बन की, वो भी मेरा कायरल कार्बन होगा। बट अगर मैं फिफ्थ की बात करता हूं तो वो कायरल कार्बन मेरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां भी कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसलिए मेरे कायरल कार्बन कितने हुए, टोटल 2 हो चुके हैं। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल्स टू 2 की पावर n। दैट मींस 2 की पावर हम 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। दैट मींस इस स्ट्रक्चर के हमारे पास टोटल 4 आइसोमर पॉसिबल है। बात क्लियर है? इसी तरह अगर मैं बात करता हूं एग्जांपल की कि कीटोपेंटोज के एग्जांपल क्या क्या होंगे, देखिए तो एग्जांपल हो जाएंगे हमारे राइबुलोज, जाइलुलोज, ये सब क्या है, ये सब हमारे कीटोपेंटोज के ही एग्जाम्पल है। बट कीटोपेंटोज को हमको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस हमें समझ में आना चाहिए कि कीटोपेंटोज क्या होता है। और हमने एल्डोपेंटोज पढ़ा था जिसके अंदर हमने राइबोज भी कवर किया था। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सोज की। अब तक हमने पेंटोज खत्म कर लिया है, अब हम मूव करते हैं हेक्सोज के ऊपर। देखिए तो हेक्सोज में मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं एल्डो हेक्सोज की। एल्डो हेक्सोज क्या होते हैं, देखिए नाम से ही क्लियर है, एल्डो मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप,
हेक्सोज मतलब कंटेन 6 कार्बन एटम, दैट मींस those monosaccharide in which aldehydic group is present and have 6 कार्बन एटम, दैट मींस ये मेरा है एक एल्डोहेक्सोज है जिसके अंदर आप 6 कार्बन देख पा रहे हैं और एक मेरे पास क्या लगा हुआ है बताइए, एक मेरे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है, दैट मींस ये मेरी स्ट्रक्चर किसकी है, ये मेरी स्ट्रक्चर हो जाएगी एल्डोहेक्सोज की हो जाएगी। अब मैं वही बात करता हूं, सबसे पहले नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने होंगे, तो इसमें देखिए ऊपर वाला क्या कायरल कार्बन होगा, नहीं होगा क्योंकि वहां पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो वो मेरा कायरल कार्बन होगा, थर्ड की बात करूं वो भी मेरा कायरल कार्बन होगा, फोर्थ की मैं बात करता हूं वो भी कायरल कार्बन है, फिफ्थ वाला वो भी कायरल कार्बन है, सिक्स्थ वाला भी है क्या, नहीं, सिक्स्थ वाला मेरा कायरल कार्बन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल 4 कायरल कार्बन आ चुके हैं यहां पर। अब कायरल कार्बन हमने अगर फाइंड आउट कर लिए हैं तो अब हमें पता लगाना है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, और n क्या था, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो 2 की पावर 4 कर देंगे, दैट मींस आंसर 16 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल के टोटल 16 आइसोमर पॉसिबल है, कितने, 16 आइसोमर इस मॉलिक्यूल के पॉसिबल है। बात क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब इसी के अंदर, किसके अंदर, एल्डोहेक्सोज के अंदर ही मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, किसकी, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए तो मैं ड्रॉ करता हूं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ये रही। अब इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हो, टर्मिनल पोजीशन पे एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, फिर HOH 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 करके ऐसे 4 कार्बन प्रेजेंट है, और लास्ट कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, देखिए CH2OH लगा हुआ है। बात क्लियर है। अब आप मुझको पूछोगे सर एल्डोहेक्सोज में ग्लूकोज में डिफरेंस क्या हुआ, वहां भी हमने यही पढ़ी थी, बट ग्लूकोज में एक डिफरेंस क्या है कि थर्ड नंबर कार्बन पे अगर मैं नंबरिंग देता हूं 1 2 3 4 5 6, तो थर्ड नंबर कार्बन पे आप क्या देख पा रहे हो, HOH की पोजीशन क्या है, चेंज हो रखी है। इसका मतलब ये मेरा ग्लूकोज कहलाएगा। एल्डोहेक्सोज में अगर मैं थर्ड पोजीशन नंबर वाले कार्बन को चेंज कर देता हूं तो वो मेरा ग्लूकोज बन जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा डी ग्लूकोज, इसका नाम हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक। इसी तरह और आगे देखते हैं हम। अब मैं बात करता हूं कीटोहेक्सोज की, कि कीटोहेक्सोज क्या होता होगा। देखिए those monosaccharides in which ketonic group is present and have 6 कार्बन एटम। कीटोहेक्सोज क्या होगा, ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो और उसके अंदर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट हो। नाम से भी क्लियर है, कीटो मतलब कीटोन ग्रुप और हेक्सोज मतलब 6 कार्बन एटम, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया कि ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोल देंगे, कीटोहेक्सोज बोल देंगे। और इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो वो होता है हमारा फ्रक्टोज। क्या होता है, फ्रक्टोज होता है जिसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर मैं सबसे पहले कीटोहेक्सोज की स्ट्रक्चर की बात करूं, किसकी, कीटोहेक्सोज की बात करूं तो वो ये होगी, देखिए CH2OH, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, दैट मींस हमारा कीटोनिक ग्रुप कहां आया बताइए, क्या टर्मिनल पोजीशन पर है, नहीं, क्या चेन के अंदर ही प्रेजेंट है, बिल्कुल। अब चेन के अंदर प्रेजेंट होगा तो कहां लगाएंगे, हमने पढ़ा था जनरली उसे C2 कार्बन के ऊपर लगाया जाता है। तो ऊपर से मैं नंबरिंग करता हूं, अगर 1 2 3 4 5 6, तो सेकंड पोजीशन पे हमने क्या लगा रखा है, कीटोनिक ग्रुप लगा रखा है। इसका मतलब ये मेरी किसकी स्ट्रक्चर है, ये मेरी कीटोहेक्सोज की स्ट्रक्चर हो जाएगी। बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ कायरल कार्बन की तो वो कितने होंगे बताइए, नंबर ऑफ कायरल कार्बन मेरे इसके अंदर हो जाएंगे 3। कौन कौन से, देखिए जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है उसके नीचे देखिए CHO है जहां प्रेजेंट है 1 2 3, जो मेरा थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार्बन है वो मेरा क्या है बताइए, वो मेरा यहां पर कायरल कार्बन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आएंगे बताइए, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाएंगे 2 की पावर n, दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3, और वो हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो इस मॉलिक्यूल के 8 आइसोमर क्या है, पॉसिबल है। बात समझ में आया यहां तक। अब इसी के अंदर में हमने बात किया था एग्जांपल फ्रक्टोज का, तो मैं बात कर लेता हूं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की, कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज क्या होगी। देखिए तो मैंने सबसे पहले बनाया, वही मैंने बना लिया है, वही मैंने सबसे पहले कीटोहेक्सोज बना लिया है। बात क्लियर है। अब इस कीटोहेक्सोज में अगर मैं थर्ड पोजीशन पे HOH की पोजीशन चेंज कर देता हूं, क्या बोला मैंने, थर्ड पोजीशन पे HOH की पोजीशन चेंज कर देता हूं, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज बन जाएगा, डी फ्रक्टोज बन जाएगा। बात समझ में आई आपको। और अगर इसके अंदर मैं कायरल कार्बन देखूंगा तो वही 3 कायरल कार्बन दिखाई देंगे, और वही जिस तरह हमने कीटोहेक्सोज में निकाले थे तो उतने ही 8 आइसोमर मुझे यहां भी फॉर्म होते हुए दिख जाएंगे। बात क्लियर है, समझ में आया आपको। तो ये सब क्या था हमारा, जिसमें हमने सबसे पहले कीटोपेंटोज देखा, उसके बाद हमने बात करी एल्डोहेक्सोज की, जहां हमने उसके बाद क्या देखा बताइए एल्डोहेक्सोज में,
सबसे पहले हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पढ़ी, फिर कीटो हेक्सोज की बात करी जिसके अंदर हमने फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर पढ़ी। बात क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।